Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी कवर हो चुकी है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आपका जो एक इनर कॉन्सेप्ट है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के भी एक अंदर कॉन्सेप्ट बच्चों आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी कवर हो चुकी है। प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार देख सकते हो, उसको सर्च करो, आपको बिल्कुल मिलेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में की पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है। अभी क्रिस्टल फील्ड जो आपकी स्प्लिटिंग है इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो आज सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं। एक बार ही चलो मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, एक बार इसका रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक रिवीजन हम लोग लेने वाले हैं। तो पहले आप ये देखो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके लिगेंड्स को बच्चों कंसीडर किया गया है। ध्यान दो, लिगेंड्स जो भी हैं उन लिगेंड्स को क्या कंसीडर किया गया है कि लिगेंड्स आर दी पॉइंट चार्ज, लिगेंड आर दी पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसमें फिर जो पॉइंट चार्ज में बेटा एक पॉइंट आता है कि जो आपकी नेगेटिव चार्ज है या फिर जो पॉजिटिव चार्ज जो भी स्पीसीज है उसमें से नेगेटिव चार्ज वालों को बोला गया कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज स्पीसीज, और पॉजिटिव को बेटा बोला गया पॉजिटिव चार्ज पॉइंट। अब इसमें इसमें एक पॉइंट समझो है क्या कि इसमें पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो भी स्पीसीज आपको आएंगी तो वो -1 के साथ मिलेंगे, और यहाँ पे जो चार्ज मिलेगा वो +1 के साथ मिलेगा। +2 और +3 में नहीं जाएगा, यहाँ पे -2 -3 में नहीं जाएगा। तो ये जो 1 दिख रहा है ना दोनों जगह, तो इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे पॉइंट चार्ज के बारे में पॉइंट डिस्कस किया गया है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। लिगेंड्स, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू CFT जो लिगेंड्स को कंसिडर किया गया है एज ए पॉइंट चार्ज। क्लियर हो गया। अब ये जो पॉइंट चार्ज है इसके साथ साथ एक पॉइंट और आएगा कि लिगेंड में जो न्यूट्रल हैं, ध्यान दो बच्चों, जो आपके न्यूट्रल लिगेंड होंगे जिसको हम सिंपल लिगेंड बोलते हैं, तो वहाँ बच्चों मिलेगी यहाँ पे डाइपोल नेचर, वहाँ पे पोलरिटी मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिगेंड्स लिए गए हैं वो एक तो आपका यहाँ पे एक बेटा आपका यहाँ पे अमोनिया लिया गया है इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में डाटाबेस में, और एक आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अमोनिया, और अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है उसमें आपको पोलरिटी मिलती है बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी आपको पोलरिटी मिलती है बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो पोलरिटी यहाँ भी मिलती है। तो इन सब की वजह से बेटा यहाँ पे इनको डाइपोल बोला गया। देखो इनको बोला गया डाइपोल चार्ज, ठीक है, डाइपोल चार्ज स्पीसीज इनको बोला गया। क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक जो फोर्स काम करता है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मीन क्या है कि टू डिफरेंट आपके चार्ज जो है स्टैटिक पॉइंट स्टैटिक पोजीशन पे हैं, स्टैटिक कंडीशन में है, उनके बीच में एक जो फोर्स वर्क करता है अपोजिट चार्ज के बीच में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। तो अब जैसे एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं +Q1, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है आपका सपोज मान लेते हैं -Q2, या फिर यहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं सपोज -Q1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं सपोज +Q2 मान लेते हैं। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा उसको हम बोलते हैं, दोनों चार्ज कैसे स्टैटिक है ना बेटा, वर्ड यहाँ पे उनके स्टैटिक। तो अगर स्टैटिक है तो यहाँ पे बेटा जो वर्ड आपका यूज हो रहा है स्टैटिक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करेगा टू डिफरेंट चार्जेस की, बिकॉज अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो टू डिफरेंट चार्जेस के बीच में ही आपका अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है। तो अब इसकी वजह से बेटा यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू CFT जो बॉन्ड होगा आपके लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बीच में वो परफेक्टली कैसा होगा बच्चों, वो परफेक्टली आपका आयोनिक होगा। कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, ऐसा CFT ने डिफाइन किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि CFT ने जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं,
5 आपके कौन से बेटा डी ऑर्बिटल से, तो जो 5 आपके डी ऑर्बिटल से, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं एक तो डी एक्स वाई हो गया, ठीक है, डी वाई जेड हो गया, ठीक है, डी जेड एक्स एक्स जेड हो गया, नेक्स्ट आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट आपका डी जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन 5 ऑर्बिटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इन 5 ऑर्बिटल्स के लिए CF3 के रिस्पेक्ट में डी जनरेसी क्रिएट करी गई। अब डी जनरेसी का मतलब समझो, तो मैं इसको इस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ, 5D ऑर्बिटल्स आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट का बेसिक मीन क्या होता है वो समझो, डी जनरेट NERAT, डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है द ऑर्बिटल्स विच इज हैविंग द सेम एनर्जी, ठीक है, जिनकी एनर्जी कैसी हो बच्चों, सेम एनर्जी हो, ठीक है। तो जो प्योर स्टेट के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे, तो इन ऑर्बिटल्स को बेटा हम लोग पहले क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनको बेटा हम डी जनरेसी क्रिएट करेंगे। और डी जनरेसी के अंदर होता क्या है कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, बात समझो बच्चों, एक्चुअली जो डी जनरेसी की बात समझो, डी जनरेसी में आपका जो बेसिक पॉइंट क्या है, जो 5D ऑर्बिटल्स हैं उनका डिस्ट्रॉय हो जाना। आप इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, ध्यान दो, when ligand approaches these degenerated orbitals, हमारे पास जो dxy dy z है, dz है, dx स्क्वायर y स्क्वायर है, dz स्क्वायर है, इन और ये बेटा ऑर्बिटल्स कैसे, यहाँ पे सपोज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के सामने जब लिगेंड अटैक करेंगे, जब लिगेंड यहाँ पे अपने लॉन पेयर्स को ट्रांसफर करेंगे, मूव कराएंगे, तो उस केस में की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और डिस्ट्रॉय होने के बाद आपके जो 5D ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ये आपके स्प्लिट कर जाएंगे, और स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे ध्यान दो, स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद 2 सेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 सेट्स में क्या हो जाएंगे, ये आपके ब्रेकडाउन हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, जिसमें से एक सेट आपको मिलेगा T2G ऑर्बिटल्स का और एक सेट मिलेगा आपको EG ऑर्बिटल्स का, ठीक है। 2G एंड EG ऑर्बिटल्स के सेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब एक क्वेश्चन क्या है, बात समझो, अब एक पॉइंट यहाँ पे ये आने वाला है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के मतलब क्या हो गया, सिंपल से वर्ड में बताऊं मैं, तो हमारी जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स का ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट हो जाना, उनकी डी जनरेसी ब्रेक डाउन हो जाना, तो वो किसकी बेटा 2 सेट्स के अंदर 2TG और EG के अंदर, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है, जो अभी बताई थी बेसिक पॉइंट आपको, ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर भी आप सर्च कर सकते हो। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई। इसके बाद बेटा पॉइंट आता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझो ध्यान से, कि हमारे जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स थे, तो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के सामने अगर आपका लिगेंड आएगा, तो ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स बच्चों क्या होंगे, ये आपके स्प्लिट हो जाएंगे, ये आपके ब्रेक हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। आपके इसको बोल सकते हैं कि जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स की जो डी जनरेसी है वो आपके यहाँ पे ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेक करने के बाद 2 इक्वल सेट्स में जब ये कन्वर्ट होंगे, एक तो आपकी 2G में कन्वर्ट होगा, एक EG में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये जो डी जनरेसी ब्रेकडाउन हुई है, तो उस समय क्या हुई है, एनर्जी आपकी रिलीज हुई है, एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। बात समझो, एनर्जी आपकी रिलीज हुई है। तो अब मैं बोलूँगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, ठीक है। आपके लिगेंड की प्रेजेंस में बच्चों वो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज होने जो एनर्जी रिलीज होगी उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो एनर्जी आपकी कम रिलीज होगी। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो उस केस में मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर आपका लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो एनर्जी कम रिलीज करेगा, ठीक है। हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो जो स्ट्रॉन्ग जो अब जो आपके रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं,
मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को करते हैं जनरेट, और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हम कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कंपैरिजन में वीक फील्ड लिगेंड को, तो वीक फील्ड लिगेंड करते हैं एनर्जी कम रिलीज करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो वीक कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो किस तरीके से होती है, ध्यान देते हैं। इसमें आपका इसका जनरल फॉर्म क्या है, सेंट्रल मेटल एटम आपका एम ये हो गया। इसमें मैं जनरल फॉर्म की बात करूंगा तो 1 2 3 एंड 4 लिगेंड्स हमारे पास इस तरीके से हो गए, ठीक है। और इसमें कॉर्डिनेशन में बेटा ऑक्टाहेड्रल के कॉर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है, ये आपको पता है। 6 लिगेंड आपके होने चाहिए यहाँ पे। मोनोडेंटेट की हम बात कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पे एक लिगेंड यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, एक यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, बाकी इसको हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो इसको आप ज्वाइन कर दो। फिर इसमें जब हम शेयरिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपकी लिगेंड से मूव करेंगे टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कॉर्डिनेशन बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे कर देंगे डेवलप। समझ में आ गया। अब इसमें बॉन्डिंग के लिए बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे 2 बॉन्डिंग के लिए मिलते हैं, 90 डिग्री भी देखने को मिलता है और आपको 180 डिग्री भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 90 डिग्री की बात करते हैं तो एक आपको यहाँ पे ये 90 वाले मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ अगर यहाँ बात करें तो ये भी 90 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर ये जो लीगेंड है और एक ये वाला लीगेंड है, इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको जो एंगल ये वाला एंगल कितना मिलेगा, ये फिर आपको मिलेगा 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो 90 और 180 डिग्री के एंगल यहाँ पे मिलते हैं। अभी एक्सिस को लेके बात कर लेते हैं। तो ये वाला एक्सिस सपोज आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हमारे सामने जो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, हम डीजेनेरेसी की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे जो ईजी और 2TG को हम पहले बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे T2G को लेके। तो पहला जो आपका जो पार्ट स्प्लिट हुआ है T2G, तो T2G के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल्स आपके आते हैं, 3 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने बोला था, 3 फोल्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे T2G में आपका एक तो आता है DXY, नेक्स्ट आता है आपका DYZ, और नेक्स्ट आता है आपका DZX, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ फिनिश नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन अभी आपका यहाँ पे ये बना हुआ है कि यहाँ पे अगर लिगेंड्स आएंगे तो किस तरीके से यहाँ पे अटैक करते हैं, देख लेते हैं। पहले हम स्टेप बाई स्टेप DXY को लेके। तो DXY की अगर मैं बात करूँ, मैं T2G की बात कर रहा हूँ अभी। तो ये देखो DXY में आपका जो ऑर्बिटल बेटा यहाँ पे लोब्स कैसे होते हैं, ये आपके इनके बीच में होते हैं एक्सिस के। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो आपको पता चलना चाहिए जब CFT की हम बात कर रहे हैं तो CFT के रिस्पेक्ट में जो लिगेंड्स बच्चों हमेशा किधर अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस। तो जो भी लिगेंड आएंगे वो आपके एक्सिस के अलोंग ही मतलब मूव करेंगे। तो एक लिगेंड आपका यहाँ पे आएगा, इधर से मूव करेगा, एक लिगेंड आपका ये इधर से अटैक करेगा, एक लिगेंड आपका यहाँ से अटैक करेगा, नेक्स्ट लिगेंड आपका इधर से करेगा। तो आप बताओ लिगेंड आपके एक्सिस के एलोंग ही आपके क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेकर, जहाँ पे कॉर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी है 6, और हम बात कर रहे हैं T2G की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं T2G की। तो इसमें आप देख सकते हो कि जब आपके जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस मूव करेंगे तो आपका जो ऑर्बिटल है उसके लोब्स तो बच्चों मिलने वाले हैं ही नहीं भाई। एक्सिस के लोब्स तो बच्चों कहाँ पे हैं, वो तो आपके एक्सिस के बीच में बीच में जा रहे हैं ना। आप देखो ध्यान से, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो जब इधर से आपका लिगेंड्स का लूप्स आएगा तो यहाँ पे अटैक करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। आप सपोज यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरीके से, यहाँ देखो इस तरीके से, तो ये तो यहाँ अटैक करेगा। तो मतलब आप देखो कि जो रिपल्सन होगा, किसका रिपल्सन, लोन पेयर्स किसके बच्चों, लिगेंड्स के, नेगेटिव चार्ज किसका, लिगेंड का, जो आपका डोनेट हुआ है टू दी वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एलिमेंट, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स में। और जो आपका डी ऑर्बिटल्स का जो इनर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन की बात करी जाएगी। तो यहाँ पे जो रिपल्सन की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, मिनिमम। अगर रिपल्सन की वैल्यू मिनिमम होगी तो इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेबिलिटी होगी, जो एनर्जी होगी वो एनर्जी, अच्छा रिपल्सन कम तो एनर्जी भी कैसी होगी, कम, और स्टेबिलिटी कैसी होगी, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम होगी। ये बात समझ में आ गई पहले DXY को लेके। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं DYZ को लेके। तो DYZ के अंदर देखते हैं, ये भी आपका 2TG का ही पार्ट है, 3 फोल्ड स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं यहाँ पे।
तो इसमें डी वाई जेड की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, यहाँ पे लूप्स कुछ इस तरीके से होंगे। और जब यहाँ पे आपके लिगेंड्स आएंगे तो लिगेंड बच्चों किधर से आएंगे वो समझो। लिगेंड तो एक्सिस के अलोंग आने वाले हैं, तो मतलब एक लिगेंड यहाँ पे आ गया, एक लिगेंड इधर से आ जाएगा, एक लिगेंड यहाँ आ जाएगा, एक लिगेंड यहाँ आ जाएगा। तो देखो जब लिगेंड जिस तरफ से आ रहे हैं वहाँ पे तो लोब्स है नहीं बच्चों आपके जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट के, तो यहाँ भी रिपल्सन की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, यहाँ भी रिपल्सन आपका मिनिमम होगा। तो इसके साथ जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी कम होगी और स्टेबिलिटी यहाँ भी कैसी होगी आपकी मैक्सिमम होगी। और इसके बाद मैं थर्ड केस की तरफ चलूँ तो तीसरा बेटा केस यहाँ पे मिलेगा डी जेड एक्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, यहाँ पे लूप्स कुछ इस तरीके से होंगे। लेकिन जो आने वाली लिगेंड है वो किधर से अटैक कर रहे हैं वो ध्यान से देखो। तो एक लिगेंड तो यहाँ पे अटैक करेगा, एक आपका इधर से यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर से अटैक करेगा, एक ऊपर से यहाँ अटैक कर रहा है। ये सब के सब लिगेंड हैं आपके, ठीक है। यहाँ भी आपके सब के सब क्या है, लिगेंड्स। तो लिगेंड आपके एक्सिस को अप्रोच करेंगे T2G के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ भी आपके क्या है, जो सेंटर मेटल एलिमेंट के जो इन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं लोब्स में, वो तो आपके आने वाले लिगेंड के रास्ते में नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी रिपल्सन की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ भी रिपल्सन आपका कम होगा, एनर्जी भी कम होगी। लेकिन यहाँ पे जो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो T2G और T2G आपके जो ऑर्बिटल्स के सेट हैं, यहाँ पे आपकी रिपल्सन की वैल्यू मिनिमम है, एनर्जी की वैल्यू भी मिनिमम है, और आपका जो स्टेबिलिटी है वो कैसा है, मैक्सिमम है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेट को लेकर। तो नेक्स्ट सेट T2G आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। T2G के बाद अगर मैं बात करूँ तो ईजी, तो सेकेंड आपका जो सेट है स्प्लिटिंग का ईजी सेट। तो ईजी बेटा होते हैं टू फोल्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टू फोल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब टू फोल्ड स्ट्रक्चर में एक तो आपका आता है, पहला आता है DX² ये, ठीक है। ये एक्सियल भी होती है, इनको हम लोग एक्सियल भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल के नाम से भी कॉल करते हैं। तो DX² की बात करते हो तो यहाँ देखो, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे तो आपको DX² का ये मिलता है बच्चों स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आने वाले लिगेंड्स हैं वो बेटा अलोंग द एक्सिस आएंगे। तो मतलब देखो एक तो यहाँ आ जाएगा, एक इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, एक इस तरीके से आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 4 लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ गए। अब देखो सामने देखो, ये किसका है, ये तो आपके सेंट्रल मेटल एटम का आपका लूप्स है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे लिगेंड्स है तो इसके पास भी क्या है, इसके पास भी लोन पीएच या फिर नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसके सामने जब ये अटैक करेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन कैसा होगा, मैक्सिमम। और रिपल्सन मैक्सिमम तो मतलब एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। और स्टेबिलिटी कैसी होगी, इनकी आपकी लेस होगी। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ तो आता है DZ²। हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेके, टू फोल्ड स्ट्रक्चर ईजी सेट को लेके, ठीक है। DZ², ये भी एक्सेल रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आपका ये हो गया बच्चों, देखो इस तरीके से। एक तो आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा, और बीच में बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस तरीके से रहती है। आपको मैंने डिस्कस किया है इसका जो स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है ना, वहाँ पे डिस्कस है। अभी यहाँ पे जो एक्सिस आने वाले हैं वो समझो, ये तो आपका हो गया बच्चों जेड एक्सिस। अब जो लिगेंड्स आने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे, तो एक लिगेंड यहाँ से आ जाएगा, एक लिगेंड आपका इधर से आ जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हो, ये भी अलोंग दी एक्सिस आए, और यहाँ पे रिपल्सन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ऑब्वियसली आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। एनर्जी कैसी हो जाएगी, वो भी मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी बच्चों वो आपकी डेफिनेटली डिक्रीज कर जाएगी। इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं इसको समराइज करता हूँ, ध्यान से सुनना। तो CFT में जब हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेके, जब स्प्लिटिंग हो चुकी है तो जहाँ पे T2 और EG देखने को मिलेगा, तो लिगेंड्स बच्चों अप्रोच करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक्सिस के अलोंग करते हैं, जहाँ पे DXY था, DYZ था, DXZ था या ZX था ऑर्बिटल्स। तो वहाँ पे जो लिगेंड आ रहा था, लिगेंड जिस पाथ को अप्रोच कर रहे थे, जिस एक्सिस को अप्रोच कर रहे थे, तो उनके कांटेक्ट में, उनके रास्ते में डायरेक्टली बेटा क्या हुआ कि DXY, YZ और DXZ के ऑर्बिटल्स बच्चों कंबाइन नहीं करे। जब कंबाइन नहीं करे तो इस केस में वहाँ पे रिपल्सन मिनिमम हुआ था। जब रिपल्सन मिनिमम हुआ था तो उसकी वजह से बेटा वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कैसी हुई थी भाई, जब रिपल्सन मिनिमम था तो एनर्जी की वैल्यू कम थी ना वहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे एनर्जी की वैल्यू मिनिमम, तो स्टेबिलिटी हो गई थी आपकी वहाँ पे अधिक। लेकिन अब मैं कंपेयर करूँगी DX² में, DZ² के अंदर बात कर रहा हूँ, तो इन ऑर्बिटल्स के साथ क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं लिगेंड के ऑर्बिटल्स, तो रिपल्सन अधिक होगा। तो उस केस में आपके यहाँ पे एनर्जी कैसी हो जाएगी ऑर्बिटल्स की, आपकी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया।
अब इसी चीज़ को लेके यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी स्प्लिटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका ये सेंट्रल मेटल एटम मैंने एम बना दिया, और यहाँ पे इसके जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उसको बनाऊंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे हो गए हैं प्योर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और फिर इनको सबको मिक्स करते हैं तो इनकी एनर्जी लिटिल बिट मोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं एवरेज, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है एवरेज एनर्जी, और एवरेज एनर्जी बच्चों थोड़ी सी इसकी अधिक होती है। फिर ये स्प्लिट कर जाएंगे दो पार्ट में, एक पार्ट ऊपर जाएगा, एक पार्ट यहाँ पे नीचे आपका शिफ्ट होगा। अब ये बताओ आप मुझे कि ऊपर ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा, ईजी या टू होगा? भाई जिसकी एनर्जी क्या थी बच्चों, अधिक थी, ठीक है। तो अधिक वाले कौन से थे आपके, 2 फोल्ड वाले थे, याद करो, इजी थे। तो मतलब ऊपर आपका हो जाएगा हाई एनर्जी का तो 2 ऑर्बिटल, ये आपका हो गया यहाँ पे इजी, समझ में आ गया। जो हाई एनर्जी वाले थे, लोअर एनर्जी वाले वो तो नीचे आ जाएंगे। तो नीचे बेटा आपके T2G, आपको याद होगा जो स्टार्टिंग में dx/d/z d-dex, ये आपके लोअर एनर्जी के हो गए। ये समझ में आ गया। हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं दिस इज अ पैटर्न ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई एनर्जी के मिल रहे हैं, ये आपके लोअर एनर्जी के हैं। इतना बात समझ में आ गया। देखो, इसके अधिक इसकी एनर्जी, यहाँ पे इससे अधिक इसकी एनर्जी, और इससे आपकी कम इसकी एनर्जी, ठीक है। ये पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इसका एक बेस आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इस तरीके से देखो, मैंने मैथमेटिकली भी आपको समझाया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप लेते हो तो इन प्योर डी ऑर्बिटल्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो बच्चों ले लेते हैं सपोज हम लोग 1 डेल ओ। इसका मतलब ये किस्टेफ फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी फॉर द ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स मैंने 1 ले लिया है। तो इंडिविजुअल ऑर्बिटल कितनी होगी, 1/5 हो जाएगी। आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 1/5 इंटू 1/5 मतलब 1/5 इंटू अगर मैं 5 कर दूं तो आंसर आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। 1 डेल ओ मिल गया। अच्छा, अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पे कितने 2 ऑर्बिटल्स हैं इजी के साथ, तो 1/5 में 1/5 यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना, अच्छा डिफरेंस कितना होता है, वो 10 डेक्रोल का डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 डेक्रोल का डिफरेंस होता है। तो इंटू 10 कर देंगे। तो जरा इससे मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 से कैंसिल 2 या 4, आपको 4 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 4 आपको वैल्यू ऊपर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है। 1/5 प्लस 1/5 के या 2/5 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आंसर मिल गया। लेकिन हम इसके अपोजिट रिस्पेक्ट में बात करते हैं भाई, जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स है ना, इसके रिस्पेक्ट में इजी मतलब T2G के रिस्पेक्ट में इजी की वैल्यू कितनी कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो वह समझो। तो ये एनर्जी कैसी है बेटा, लोअर एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव के साथ मिलेगा। और कितना नेगेटिव मिलेगा, जो ऊपर की वैल्यू आ रही कितनी 2/5 आ रही थी, तो ये मिलेगी -2/5 डेल ओ। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मिलता है ये 4 डेकोरल। समझ में आ गया। जो ऊपर की वैल्यू निकल के आ रही ना, उतने का ही डिफरेंस नीचे वाले के साथ है, ये बात आप समझो। अब ऊपर वाले की अगर वैल्यू की बात करूं तो उसका डिफरेंस नीचे वाले से निकाला जाएगा। तो नीचे वाली की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 1/5 1/5 1/5 मतलब 3/5 हो जाएगा। और 3/5 इंटू अगर मैं 10 करूंगा तो यहाँ से कैंसिल होकर 2 का मतलब ये 3 आपको 6 डेकोरल मिलेगा। और 6 डेकोरल मतलब ऊपर वाला डिफरेंस मिलेगा। तो देखो ये वाला ये डिफरेंस यहाँ से इसके डिफरेंस ये आपको मिलेगा कितना, यहाँ से 3/5 डेल ओ हो जाएगा। और डिफरेंस की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 6 डेकोरल आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना बेस से, वो उसके लिए ऊपर वाले की डिफरेंस होगी। तो मतलब ऊपर वाला क्या होगा, वो पॉजिटिव में आ जाएगा, नीचे वाला कैसा होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है, लोअर एनर्जी वाला। समझ में आपको यहाँ पे आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ये डिस्कस करेंगे कि T2G और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से होगी, ठीक है। तो एक बारी मैं देखो फटाफट से यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारे पास प्योर ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5, इनकी स्प्लिटिंग में सीधा डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आपको सिर्फ समझाना है यहाँ पे। ऊपर आपका हो गया EG, नीचे हो गया आपका T2G। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करें, सबसे पहले ध्यान देना कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमारे पास, मैं ऊपर से लिखता हूँ, अगर हमारे पास पहले मैं ले रहा हूँ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वीक लिगेंड। वीक लिगेंड की जब बात करते हैं तो उस केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो होती है डेल ओ की बात कर रहे हैं, ये लेस होती है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी में हम क्या करते हैं, एनर्जी को सप्लाई करते हैं। तो वहाँ बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स। किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी आपकी सप्लाई करी जाती है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हमेशा कैसी होती है बच्चों, ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू
आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल ओ की हम बात करें, डेल ओ को ही हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी का मतलब समझ में आ गया। क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज होती है और पेयरिंग एनर्जी आपकी दी जाती है। तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, अधिक इन बिग फील्ड लिगेंड। हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो बिग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों फिलिंग कहाँ से होगी, लोअर एनर्जी। तो लोअर एनर्जी आपके ये हैं, ये सबके क्या है, ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं और ये आपके हाई एनर्जी के हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, बेटा हंट रूल को फॉलो किया जाएगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे T2G 1 हो जाएगा और EG 0 हो जाएगा। फिर मैं बात करूँगा D2 की, अगर D2 आएगा तो D2 का मतलब फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका फिर से फिलिंग होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा T2G 2 हो जाएगा और EG स्टिल 0। नेक्स्ट अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आपका हो जाएगा T2G 3 हो जाएगा और EG हो जाएगा आपका 0, मतलब ये आपका हाफ फील्ड हो गया, ध्यान दो। इसके बाद क्या होगा, जब ये हाफ फील्ड होगा तो D4 की तरफ चलेंगे, तो D4 में समझो क्या है, D4 इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। D4 के अंदर आप फिर से लोअर एनर्जी को फिर से फिल करना मत करना, फिर से फिलिंग नहीं करना, अब आप हाई एनर्जी की तरफ चलते हैं। तो D4 की बात करें, D4 का आपका जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो T2G तो आपका हाफ फील्ड रहेगा, लेकिन जो EG है वो आपका वो भी आपका इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा D5 को लेके, D5 का मतलब हो जाएगा T2G, ये 3 रहेगा और EG हो जाएगा 2, मतलब ये तो पूरा का पूरा हाफ फील्ड हो गया। देखो T2G ये भी हाफ फील्ड है, EG ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। इसके बाद कहानी स्टार्ट होगी आपकी D6 की। तो D6 में क्या होगा, तो D6 के अंदर फिर आपका T2G 3 से 4 हो जाएगा और EG आपका 2 रहेगा, तो मतलब फिर से यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम D7 की बात करेंगे, D7 का मतलब हो जाएगा T2G 5 हो जाएगा, EG स्टिल 2 रहेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा। D8 की बात करते हैं तो T2G ये 5 से कितना 6 फुली फील्ड हो गया और EG आपका हाफ फील्ड है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, D8 हो गया। D8 के बाद बात करते हैं D9 की, सॉरी दिस इज D9 का मतलब हो जाएगा आपका T2G तो फुली फील्ड हो गया, EG के पास आपका दो इलेक्ट्रॉन थे, तो एक आपका आज यहाँ पे आपका 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा। 3 का मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग D10 के बारे में। D10 का मतलब क्या हो जाएगा, T2G 6 रहेगा और EG आपका कितना हो जाएगा 4, मतलब ये फुली फील्ड हो गया। इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड। अब समझो आपके किस तरीके से यहाँ पे पेयरिंग मैंने कराई है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो अगर आप दोनों पॉइंट को समझ गए हो, मैंने किस तरीके से नीचे फिलिंग करी है, उसको मैंने कंपेयर किस तरीके से करा है लोअर एनर्जी हाई एनर्जी को, तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया, उसमें कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके ही एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, जो आपका एक नोट के थ्रू मैं बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन D1 है, D2 है, D3 है, D8 है, D9 है और D10 है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में जब भी आपको कभी सेंट्रल एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन ये मिलता है D1 D2 D3 D8 D9 D10, तो कभी भी जो भी हमारे लीगेंड्स हैं, उन लीगेंड्स की जो स्ट्रेंथ है, उन लीगेंड पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती, उनके लीगेंड्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंसी नहीं करते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर एक नेक्स्ट केस की बात करूँ, जो बचे हुए हैं D4 बचा हुआ है, D5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया, तो ये आपके जो ये जो आपके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, ये सब के सब आपके लीगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं, लीगेंड की स्ट्रेंथ पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के फॉर्मूले की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है फॉर दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों वैल्यू आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो समझ लो आप ध्यान से। क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पे आपकी ब्रैकेट में -0.4 इंटू N T2G होगी। जो डिफरेंस की हम लोगों ने बात करी थी ना स्प्लिटिंग की, वहीं से वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, प्लस आपकी 0.6, वो 6 थी ना, मैंने आपको यहाँ पे क्या कहते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके मैंने 1 यूनिट लेके सॉल्व किया है। ठीक है, 6 + 4 करोगे तो 1.0 निकल के आता है, तो 1 यूनिट को लेकर मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा NEG मिल जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये डेल O हो जाएगा, P इज द पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू।
ठीक है। इसमें पी क्या है, पी है बच्चों आपकी पेयरिंग एनर्जी, ध्यान दो, पी यह आपकी दिस इज दी पेयरिंग एनर्जी, ये पेयरिंग एनर्जी है। इसमें हम बात करें एन ईजी के बारे में, तो एन ईजी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल्स। एन टी टू जी की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इट इज ए वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें बच्चों, टी टू जी ऑर्बिटल में, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको वैल्यूज देखने को मिल रही है। तो ये आपका पॉइंट फिनिश होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके। ओके, तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो किस तरीके से होगी, ठीक है। तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि हमारा जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से स्प्लिट हो रहे हैं दो पार्ट में, जब उनके साथ में लिगेंड आ रहे हैं, बस यही और कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज मान के चलो आपके सामने कोई नई चीज़ आती है ना, तो उसमें आपका बिहेवियर कुछ अलग होता है। जब दूसरा कोई आपके सामने इंसान आएगा तो आपका बिहेवियर कुछ अलग होगा। तो वही पार्ट यहाँ पे है, हमारे सेंट्रल मेटल एटम के सामने जो भी उनके पास प्रेजेंट ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स 5D ऑर्बिटल्स, उनके सामने लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग आएगा, वीक आएगा, तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसी तरीके से बिहेव करते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग, ठीक है। बाकी ऐसा और कुछ आपका है नहीं। तो हमारे पास ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया एम, इसका हम लिगेंड की बात करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। जब एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस यहाँ हो गया, बाई एक्सिस की बात करेंगे तो बाई एक्सिस आपका ये हो गया, जेड एक्सिस आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग एंगल आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ का जो बॉन्डिंग एंगल आपका कितना रहता है बेटा, 109 डिग्री 0.28 सेकेंड, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बॉन्डिंग एंगल रहता है, ठीक है। इसमें अब जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी आपका जब भी सामने लिगेंड आएगा तो स्प्लिट कर जाएंगे। तो स्प्लिट करेंगे बच्चों दो पार्ट में, पहला पार्ट आपका हो जाएगा T2G, ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा EG, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, एक पॉइंट बहुत मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, यहाँ पे जब भी ऑर्बिटल्स आते हैं तो बच्चों वो अलोंग द एक्सिस नहीं आते हैं, बात समझो, वो अलोंग द एक्सिस नहीं आते हैं, जिधर लोब्स होगा वो उसके एक्सिस में आते हैं इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अलोंग द एक्सिस आते हैं, यहाँ पे अलोंग द एक्सिस नहीं आते हैं, ये आपको डिफरेंस संभाल के रखना होगा। तो T2G की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे 3 एक्सिस 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, DXY मिलेगा, DYZ मिलेगा और DXZ मिलेगा, 3 ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। EG की बात करेंगे तो आपको पता है DX² Y² हो गया, एन आपका DZ², ये 2 ऑर्बिटल्स हो गए। अभी T2G की बात कर लेते हैं, तो T2G को ध्यान समझना बच्चों। T2G में पहला केस में ले रहा हूँ DXY को अगर यहाँ समझो तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपके लूप्स कुछ इस तरीके से 1 सेकेंड, यस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे लूप्स की बात करते हैं तो देखो बच्चों, यहाँ लूप्स आपको पता है DXY में कुछ इस तरीके से होते हैं। अब जो लिगेंड आएंगे वो मैं तीनों को बनाता हूँ पहले एक साथ, ठीक है। DXY हो गया, DYZ हो गया, हम T2G की बात कर रहे हैं आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके, DZX हो गया, ठीक। इसमें से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये Y हो गया, ये आपका Z हो गया, तो ये लूप्स भी इस तरीके से जाएंगे। और इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये Z हो गया, यहाँ पे X हो गया, तो ये लूप्स कुछ इस तरीके से जाएंगे। ऊपर तो हो गए आपके T2G के। EG की बात करते हैं तो EG के अंदर आपको मिलता है DX² Y², तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों हो जाएगा। X² Y² की बात कर रहे हैं तो मतलब ये कुछ इस तरीके से, ये X एक्सिस ये Y एक्सिस, और इसमें जो सेकेंड आता है DZ², ये हो जाएगा बच्चों आपका Z एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से जो आने वाली लिगेंड से बच्चों इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बच्चों अलोंग द एक्सिस नहीं आते हैं, यहाँ पे लूप्स है उसके इसमें एक लिगेंड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होगा, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो मतलब इसका मतलब ये हो रहा कि यहाँ रिपल्सन की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ने वाली है, बात समझो। यहाँ पे रिपल्सन की वैल्यू क्या होने वाली है, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हमारे पास लिगेंड्स इस तरीके से होंगे। तो जो आपके ये वाले हैं DXY हो गया, YZ हो गया, ZX हो गया,
सब जगह आपकी देखो रिपल्सन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, तो एनर्जी कैसी हो जाएगी मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी कैसी होगी आपकी मिनिमम। लेकिन नीचे वाले एक्सिस की बात करें तो एक लीगेंड यहाँ से आएगा, ये लीगेंड यहाँ से आएगा, और एक लीगेंड इधर से आ रहा है, एक लीगेंड इधर से, तो रिपल्सन होने वाला नहीं है, तो मतलब रिपल्सन की वैल्यू मिनिमम, तो एनर्जी भी कैसी मिनिमम, बट स्टेबिलिटी कैसी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो कहाँ किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अधिक है, किन की एनर्जी कम है। तो स्टेबिलिटी अधिक की बात करेंगे तो यहाँ पे इजी की एनर्जी आपकी कम होगी, स्टेबिलिटी अधिक होगी, और आपका जो T2G होगा वहाँ पे आपकी जो एनर्जी होगी वो अधिक होगी, और स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी आपकी कहीं ना कहीं कम होगी। ठीक है, ये होगी आपके यहाँ पे स्प्लिटिंग। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं तो इसमें फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी को लेके, दैट इज़ दी डेल टी को हम डिफाइन कर सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को, दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द टाइटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 0, वहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे प्लस में 0.4 आ जाएगा इंटू डेल टी हो जाएगा, और ये NT2G की वैल्यू। ठीक है, और फिर प्लस में आ जाएगी आपकी माइनस में 0.6 इंटू डेल टी एन ईजी हो जाएगी, और प्लस आपकी पी इज़ अ पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे वैल्यूज होगी। फिर यहाँ पे जब हम फिलिंग की बात करते हैं तो फिलिंग के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड को लेके। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड को लेके आपकी पेयरिंग कैसी होगी, तो आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उस केस में जो डेल टी की वैल्यू होती है वो आपकी लेस होगी एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से वो वैल्यू कैसी होती है बच्चों, कम होती है। तो कम होती है तो इसमें लेते हैं सबसे पहले हम D1 कॉन्फ़िगरेशन। D1 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका T2G 0 और ईजी 1 हो जाएगा। सेम अगर मैं D2 की बात करूँ तो D2 में आपका हो जाएगा T2G 0, क्योंकि ईजी पहले फिल करेगा ना, ईजी आपकी लोअर एनर्जी में जा रहा है, ईजी 1 नहीं बेटा ईजी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम D3 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा T2G अब 1 हो जाएगा, और ईजी आपका 2 रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा D4 को लेके तो ये T2G आपका 1 था, 1 का मतलब यहाँ से 2 हो जाएगा, और ईजी आपका 2 रहेगा अभी भी। D5 को लेके बात करते हैं, D5 के अंदर T2G आपका 3 होगा, और ईजी की वैल्यू 2 हो जाएगी। नेक्स्ट D6 की बात करते हैं, D6 के अंदर T2G आपका 3 होगा, और ईजी की वैल्यू यहाँ पे आपकी ये 3 थी, तो 3 का मतलब ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 से 3, क्योंकि हाफ फील्ड हो गया ना, ये हाफ फील्ड हो गया तो फिर वो आपका ईजी भरना स्टार्ट करेगा। तो D7 की बात करते हैं, D7 के अंदर हो जाएगा T2G 3, और ईजी की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। नेक्स्ट D8 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो D8 में आपका T2G 4 हो जाएगा, और ईजी की वैल्यू तो आपकी 4 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट D9 की बात करते हैं तो T2G की वैल्यू बढ़ेगी, सिर्फ ये 5 हो जाएगी, और ईजी आपका 4। और D10 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो आपका T2G 6 फुली फील्ड, और ईजी भी आपका फुली फील्ड, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कितने हैं, तो क्योंकि वहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। नेक्स्ट में यहाँ पे 4 मिलेंगे, यहाँ 3 मिलेंगे, यहाँ 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 0। ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। ठीक है, तो इसके बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप इसे ट्राई कर सकते हो, आंसर आपके करेक्ट होंगे। क्लियर है, शेडिंग लेने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट फैक्टर आपको मिलता है नेचर ऑफ मेटल। तो नेचर ऑफ मेटल की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपका जो एनर्जी का पैटर्न होता है, 3D की एनर्जी आपकी लेस, 4D एंड 5D। आपको पता है 4D 5D में कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, तो बिकॉज ऑफ लैंथोन एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कैसी होगी आपकी अधिक होगी 4D और 5D सीरीज़ की 3D से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ लिगेंड को लेके, नेचर ऑफ लिगेंड, तो नेचर ऑफ लिगेंड को लेके बात करते हैं तो ध्यान देना, इसमें से स्ट्रॉन्ग जो फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी वैल्यू आपकी अधिक होती है एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। हम बात करें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। ठीक है,
इसके बाद हम बात कर सकते हैं थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो जहाँ पे आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वहाँ पे अधिक होगी जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जितना अधिक होगा, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट को लेके। तो फोर्थ पॉइंट में बच्चों आपका आता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, दो कैटेगरी है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू अधिक होती है टेट्राहेड्रल से, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। उसका रीजन भी है, यहाँ पे जो डेल टी का जो फॉर्मूला बनता है वो आपका होता है 4/9 डेल ओ ऑक्टल कॉम्प्लेक्स, जिसमें अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0.45 डेल ओ मिल जाएगा। इतने टाइम्स इसको सॉल्व तो 45% हो जाएगा आपका डेल ओ, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू क्या होगी आपकी, आपकी इसके लिए क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को आज मैं फिनिश करता हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।